नमस्कार। इस वीडियो में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उदात्त सिद्धांत को बताने से पहले मैं आपको लॉन्जाइनस के बारे में थोड़ा बताता हूँ। लॉन्जाइनस यूनान के प्रसिद्ध साहित्य समीक्षकों में से प्रमुख थे। इनका समयकाल पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसमें उन्होंने उदात्त विवेचन को दिया, जिसका नाम था पेरिप्सूस। पेरिप्सूस का अंग्रेजी में अनुवाद सबलाइम, ऑन द आर्ट ऑफ सबलाइम आदि नामों से किया जा चुका है। उदात्त को ही अंग्रेजी में सबलाइम कहा जाता है। उदात्त से तात्पर्य है महानता यानी उत्कृष्टता, यानी अधिकतम कितना अच्छा आदर्शात्मक किया जा सकता है। ऑन द सबलाइम जो अंग्रेजी अनुवाद है उसी को आधार बनाकर इस ग्रंथ का हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र इसका अनुवाद काव्य के उदात्त तत्व के नाम से करते हैं और डॉक्टर निर्मला जैन इसका अनुवाद की हैं उदात्त के विषय में इस नाम से। पेरिप्सूस के 44 अध्याय हैं और इसका प्रतिपाद्य का विषय है अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कृष्टता, यानी हम अपनी अभिव्यक्ति को कितने विशिष्ट और उत्कृष्ट ढंग से रख सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र प्रतिपाद्य के विषय को दो भागों में बांटते हैं। पहला है विशेष सिद्धांत और दूसरा है सामान्य सिद्धांत। वे विशेष सिद्धांत में उदात्त की शैली का विवेचन बताते हैं और सामान्य सिद्धांत में कला के आधारभूत सिद्धांतों का विवेचन बताते हैं। पेरिप्सूस का विषय भाषण कला है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्राचीन एथेंस में काव्य शास्त्र के समानांतर एक और जो प्रसिद्ध शास्त्र थी वो थी भाषण शास्त्र, क्योंकि एथेंस में लोकतंत्र था और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात पहुंचाने के लिए भाषण कला का प्रयोग करना पड़ता था। उसी को केंद्रित करके भाषण शास्त्र के रूप में इन्होंने अपना ग्रंथ पेरिप्सूस लिखा, जिसमें इन्होंने उदात्त विवेचन को बताया है। इन्होंने उदात्त विवेचन का प्रयोग भाषण के लिए ही किया था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग काव्य शास्त्र में होने लगा, जो कि रचनाओं के लिए भी उपयुक्त साबित होता है। लॉन्जाइनस अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कृष्टता को उदात्त मानते हैं। उन्होंने इसे अर्जित कला माना है, यानी कि इसे सीखा जा सकता है, अर्जन किया जा सकता है इसका। उनका मानना है कि उदात्त भाषा श्रोता का भावाद्रेक करती है। वह रचना निर्माण कौशल, उचित अनुक्रम और वस्तु विन्यास को समस्त रचना विधान मानते हैं। लॉन्जाइनस से पूर्व यह मान्यता थी कि प्रकृति ही ऐसी कला है जो उसे अपनी परिधि में समेट सकती है, यानी यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, ईश्वर प्रदत्त प्रक्रिया है कि प्रकृति को कोई और उपयोग नहीं कर सकता है, प्रकृति के बारे में कोई और उस तरह से नहीं बता सकता है। प्रकृति को हम प्रकृति को देखकर ही समझ सकते हैं। लेकिन लॉन्जाइनस के अनुसार भले ही प्रकृति सर्वथा मौलिक है और प्राणभूत तत्व है, फिर भी व्यवस्था द्वारा उसका उपयोग किया जा सकता है। हम शिक्षा द्वारा अर्जित करके उसे बता सकते हैं। लॉन्जाइनस उदात्त की विशेषता बताते हैं, जिसमें पहला है उदात्त अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है, यानी उदात्त की विशेषता यह है कि यह अभिव्यक्ति का सबसे अधिकतम छोर है। इसके बाद वे दूसरा बताते हैं उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं है बल्कि सम्मोहन है, यानी उदात्त का कार्य किसी का ब्रेन वॉश करना नहीं है, अट्रैक्ट करना है। अनुनयन नहीं है यानी किसी को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि आकर्षित करना है। इसके बाद वे बताते हैं कि उदात्त यदा कदा नहीं बल्कि सदा सबको और संपूर्णतः सम्मोहित करता है, यानी जो उदात्त विचार है, उदात्त भावना है, जो उदात्त रचना होती है, वह
कभी कभी किसी को प्रभावित नहीं करती, बल्कि वह हमेशा ही सबको प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। उदात्त सृजनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है। उसका प्रभाव क्रमिक नहीं, आकस्मिक होता है और उसके अलौकिक आलोक से कथित चमकता है। उदात्त सहज गुण है या उत्पाद। इसके संदर्भ में वे बताते हैं कि उदात्त सहज होते हुए भी नियम निरपेक्ष नहीं है, यानी वो नियम से बंधा हुआ है, क्योंकि उस पर ज्ञान का अंकुश अगर नहीं रहेगा तो वो अनर्थकारी हो जाएगा, यानी उसका कोई अर्थ नहीं रह सकेगा। लॉन्जाइनस उदात्त की उत्पत्ति के लिए केवल प्रतिभा को ही पर्याप्त नहीं मानते, उसके साथ ही ज्ञान को भी आवश्यक मानते हैं। अर्थात उदात्त नैसर्गिक ही नहीं बल्कि उत्पाद भी है, यानी केवल यह ईश्वर प्रदत्त नहीं है, इसे सीखना भी पड़ता है। उदात्त की पहचान बताते हुए लॉन्जाइनस लिखते हैं कि जब कोई रचना बार बार परीक्षण के बाद भी फीकी नहीं पड़ती, जब उसके प्रभाव को रोकना संभव न हो और जब स्मृति में वह अटल और अमिट रूप से अंकित हो जाती है, तो वह रचना उदात्त कहलाती है। जब विभिन्न वर्गों और भाषाओं के लोग किसी रचना के संबंध में एकमत होकर हमारी आस्था को दृढ़ और अविचल बनाए, वही उदात्त रचना है। लॉन्जाइनस ऐसा मानते हैं कि भावों और विचारों की उदात्तता साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करती है और यही दर्शक या पाठक को प्रभावित करती है। रचना के लिए वह दो बिंदु मानते हैं, पहला अनुभूति पक्ष और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष। दोनों में उदात्त गुणों की संभावना होती है। अनुभूति पक्ष यानी रचना में क्या कहा गया है, और अभिव्यक्ति पक्ष यानी किस भाव से कहा गया है, किस तरीके से कहा गया है। तो ये रचना के दो बिंदु बताते हैं, जिसमें अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष है, यानी क्या कहा गया और किस भाव से कहा गया है। इसके बाद लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 स्रोतों की चर्चा की है, जिन्हें इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है अंतर्गत तत्व और दूसरा बहिरंग तत्व। अंतर्गत तत्व में वे महान विचार, भावों की उत्कृष्टता बताते हैं और बहिरंग तत्व में वे समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग और रचना का विधान बताते हैं। तो आइए इन्हें हम बारी बारी से देखते हैं। अंतर्गत तत्व में पहला है हमारा महान विचार, यानी महान विचारों को धारण करने की शक्ति। लॉन्जाइनस के अनुसार अगर महान विचार न हो तो प्रतिभा का उन्मेष संभव नहीं है। इसलिए विचारों की महानता उदात्त सृजन की पहली शर्त है। इसे लॉन्जाइनस आत्मा की ध्वनि कहते हैं। वही अंतर्गत तत्व में दूसरा वो बताते हैं भावों की उत्कृष्टता, यानी भावों की प्रबलता विचारों की उदात्तता से संभव होती है। आत्मा का प्रकाश यानी भव्य आवेग और विचारों की ऊर्जा ही भावों की तीव्रता में परिवर्तित होती है। इन्होंने भव्य आवेग से संबंधित शिल्प औदात्य में योग देने वाले 4 गुणों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है विषय का चयन, दूसरा है विस्तारण, तीसरा है अनुकरण और चौथा है बिंब। वे लिखते हैं सच्चे वाग्मी को निश्चित ही क्षुद्र और हीनतर भावों से मुक्त होना चाहिए, यानी हमारी भावनाएं अगर पवित्र होगी तभी हमारे अंदर उदात्त विचार आ सकेंगे और हम उसे अपनी रचनाओं में प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके बाद है हमारा समुचित अलंकार योजना, जो कि बहिरंग तत्व है। वे बताते हैं कि अलंकारों की सिद्धि उसका इस तरह से प्रयोग में है कि रचना की अंतर्वस्तु और अलंकार के बीच अंतर न दिखाई पड़े, यानी हम अलंकार का प्रयोग करें तो ऐसा अतिरेक न दिखाई दे कि हमने अलंकार को बढ़ा चढ़ाकर वहाँ रखा है। इसके बाद वे बताते हैं भाषा की उत्कृष्टता, यानी पद योजना की रमणीयता रचना को जीवंत बनाती है। पद योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे अर्थ का चमत्कार पैदा हो। परिचित बात को रचनात्मक ढंग से
वह विशिष्टता से कहना ही रचना में उदात्तता लाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने भाषण शास्त्र के रूप में अपने ग्रंथ की रचना की थी। तो वो देखिए यहाँ बता रहे हैं कि परिचित बात को ही अगर हम रचनात्मक ढंग से विशिष्ट रूप से कहें तो वह नयापन लाता है और वह रचना को उदात्तता की ओर ले जाता है। इसके बाद अंतिम तत्व वो बताते हैं रचना विधान, यानी गरिमामय और भव्य रचना विधान। रचना की गरिमा का अर्थ है पदों का सम्यक क्रम विन्यास, यानी पद योजना की गरिमा रचना के अर्थ उत्कर्ष में सहायक होती है। यानी पद की किस प्रकार योजना की जा रही है, अगर कोई पद ऊपर नीचे होगा तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो सकता है, तो वो यहाँ इस बारे में बता रहे हैं। इसके बाद वे उदात्त विरोधी तत्व के बारे में बताते हैं। उन्होंने 3 तरह के उदात्त विरोधी तत्व बताए हैं, जिसमें पहला है शब्दाडंबर, दूसरा है बालिस्तता और तीसरा है भावाडंबर। तो पहला शब्दाडंबर में वे बताते हैं कि उदात्तता के लिए आत्मा की गरिमा आवश्यक है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, अतः शब्दाडंबर से उदात्तता संभव नहीं है। यानी हमारे पास अगर भावनाएं गलत हो और हम बिना मतलब का कुछ भी बोल रहे हैं, उससे अच्छा है कि कोई बहुत कुछ जानता है और वो चुप है। ऐसा उन्होंने कोटेशन दिया है। और वे कहते हैं कि शब्दाडंबर से उदात्तता संभव नहीं है, यानी शब्द का आडंबर करने से उदात्त भावना नहीं आती। उसके बाद वे दूसरा तत्व बताते हैं बालिस्तता, यानी बचकानापन। भव्यता के विपरीत इस दोष की उत्पत्ति कमजोर और कुंठित बुद्धि से होती है और रचना भड़कदार होने की जगह जड़ हो जाती है। इसके बाद वे भावाडंबर बताते हैं, यानी भावनाओं का आडंबर। इसके अंतर्गत अस्थानस्थ, अनअपेक्षित और अनुचित भावातिरेक आते हैं। इसमें असंयमित रूप से भावों की अमर्यादित अभिव्यक्ति की जाती है, तो रचना में उदात्तता नहीं आ पाती। यानी अस्थानस्थ, यानी बिना किसी स्थान के जहाँ उस चीज़ को नहीं आना चाहिए था। अनअपेक्षित, यानी बिना अपेक्षा के। अनुचित, यानी जो उचित न हो। ऐसा भावातिरेक, यानी भावनाओं का अतिरेक, यानी बिना कारण से कोई भी भावनाएं हर जगह अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखनी चाहिए, उससे रचना में उदात्तता नहीं आ पाती है। इसके बाद अगर हम उदात्त सिद्धांत की तुलना भारतीय काव्य शास्त्र में करें तो उदात्त परिकल्पना समग्र रूप से हमें भारतीय काव्य शास्त्र में तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन उसके लक्षण खंडशः हमें उपलब्ध मिलते हैं। जैसे धीरोत्तम नायक, वीर रस, अद्भुत रस, ओज गुण आदि प्रसंगों में हमें उदात्त तत्व देखने को मिलते हैं। आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत उदात्त के सबसे निकटवर्ती प्रतीत होता है। उदात्त अभिव्यंजना वैशिष्ट है और वक्रोक्ति भी अभिव्यंजना वैशिष्ट है। लॉन्जाइनस जिसे विचार कहते हैं, आचार्य कुंतक उसे अर्थ कहकर संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत उदात्त सिद्धांत के निकटवर्ती साबित होता है, प्रतीत होता है। तो इस प्रकार उदात्त सिद्धांत था, जिसमें मुख्य रूप से हमने उदात्त की विशेषता बताई, फिर उदात्त के तत्व और उदात्त विरोधी तत्व हमने बताया। उदात्त की विशेषता में हमने बताया था कि उदात्त अभिव्यंजना का प्रकर्ष है और वैशिष्ट है। उसके बाद इसका कार्य अनुनयन नहीं है, सम्मोहन है, यानी यह आकर्षित करती है, प्रभावित नहीं करती है। और उदात्त हर समय होता है। उदात्त के तत्व में हमने 2 भागों में बांटा था कि उदात्त अंतर्गत तत्व और बहिरंग तत्व। बहिरंग तत्व में समुचित अलंकार योजना,
उत्कृष्ट भाषा और रचना विधान। अंतर्गत तत्व में महान विचार और भावों की उत्कृष्टता। और उदात्त विरोधी तत्वों में हमने पढ़ा था भावाडंबर, शब्द आडंबर और बचकानापन, जिसे बालिस्तता हमने बताया। तो इस प्रकार हमारा उदात्त सिद्धांत था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हम आगे भी आपके टॉपिक्स पर वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।